हेलो, वेलकम टू एवरीवन। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 4। लिखा हुआ है सामने रासायनिक आबंध और आणविक संरचना। ठीक है, तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? फॉर्मल आवेश पढ़ाया था मैंने, और उप सह संयोजी आबंध क्या होता है ये भी मैंने समझा दिया। ठीक है ना। देखो, तो फॉर्मल आवेश में कुछ क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको फॉर्मूला आवेश निकलना आ जाए। ठीक है, हमने केवल एक ही क्वेश्चन किया था पिछले क्लास में, तो इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन दिया था तुम्हें, कौन सा? कार्बोनेट का दिया था, है ना। चलो, तो कार्बोनेट पे हम लोग जो क्वेश्चन दिए थे ना, उसे आज हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है, और शुरू करते हैं क्लास आज की। देखो, तो फॉर्मल आवेश की गणना कैसे की जाएगी, है ना, ये हमें सीखना है। फॉर्मल आवेश की गणना कैसे की जाएगी हमें सीखना है। देखो, एफ सी बराबर था क्या? कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कक्षक में? ठीक है ना, संयोजकता कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी? कुल, है ना। संयोजकता कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, उसके बाद माइनस करते हो क्या? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या, और फिर माइनस करते हो 1/2 आबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी? आबंधी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, है ना भाई, 1/2, और फिर ये गुना में था इसके। क्या था फिर ये? इसके गुना में 1/2 गुना, है ना, 1/2 में करना पड़ता है। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मल आवेश का क्या सूत्र। अब मैं ये चाहता हूं कि कार्बोनेट के ऊपर आबंध निकाल के दिखाओ। डबल बॉन्ड और रहता है, इधर ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन, ऐसे जुड़ता है। ठीक है ना, इसके ऊपर हमें आवेश करना है कैलकुलेट। ठीक है ना, यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम सभी को पता है कि कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस होता है, कार्बोनेट पर 2 माइनस होता है। क्यों होता है वो हम लोग यहां अभी करेंगे कैलकुलेट, है ना। देखो, इसमें कार्बोनेट में फिर से कितने हैं बताओ? इसमें दोबारा से हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, एक इधर 2, एक इधर 3। तो पहले हम लोग पहले ऑक्सीजन पे निकालेंगे। बताओ कहां निकालेंगे? पहले ऑक्सीजन पे। तो फर्स्ट ऑक्सीजन परमाणु, ओ परमाणु पर Fc। ओ परमाणु मतलब ये वाला। बताओ इस ऑक्सीजन परमाणु के बाह्य कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 माइनस, फिर कह रहा है अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी बताओ? अगर 6 इलेक्ट्रॉन में 2 बंध बनाने में काम आ गए, 2 बंध में काम आ गए, तो कितने बचे? 4 बचे। तो हम यहां पे 4 लिख देंगे। फिर माइनस 1/2, अब बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन काम आ गए? देखो, दिख रहा है, 2 भाई, इस बंध में कुल कितने इलेक्ट्रॉन काम आ रहा है? 4। तो माइनस कर देंगे 4 गुना, है ना, गुना 4 करो तो 2 दूनी 4। अब क्या हुआ? 6 माइनस 4 और माइनस 2, तो 6 माइनस 6 कितना आ गया? 0। यानी इस ऑक्सीजन परमाणु पर कुल कितने हैं? 0 आवेश। ठीक है ना, 0 आवेश है। मुझे इस ऑक्सीजन परमाणु पर निकालना है आवेश कितना है। तो अब सेकंड है ना, सेकंड ओ परमाणु पर आवेश, निकाले। देखो, 6 तो होता ही है हमेशा, ऑक्सीजन है तो। इसके बाद इसके पास अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कुल कितने हैं?
6 है, -1/2। आबंदी इलेक्ट्रॉन कुल कितने हैं? एक ही तो बंद बन रहा है, तो 2 कितने गुना 2 करेंगे, ठीक है। तो 6 माइनस देखो 2 2 क्या हो, खत्म हो गया, तो -6 -1 कुल कितना हो गया बताओ? -1 कितना हो गया कुल? इस वाले माइनस प्लस से का वापस में खत्म, -1, ठीक है। तीसरे ऑक्सीजन पे अपने आप निकाल के बताओ कितना आंसर आया, ठीक है ना। कितना आया बताओ थर्ड पे? -1 आया, चलो -1 आ गया है ना। अरे क्या हो गया भैया, थर्ड ऑक्सीजन पे -1 अब निकालना आ गया है ना। यानी कि थर्ड ऑक्सीजन परमाणु पर आवेश, फिर से थर्ड पे कितना? 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में और 6 ही क्या इसमें अनाबंदी इलेक्ट्रॉन, और 1/2 गुना कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कम 2 कैंसिल आउट, -1। ये अलग अलग परमाणु का है, अणु के अंदर फॉर्मल आवेश क्या है, तो इसका कुल आवेश कितना होगा? अणु पर कुल आवेश कुल आवेश कितना आएगा? देखो कुल आवेश कितना आएगा, अणु पर कुल आवेश जो आएगा वो कितना आएगा? सबको जोड़ करके 2 -1 -1 तो -2। इसीलिए कहते हैं कि जो कार्बोनेट होता है ना उसमें एक माइनस इधर होता है एक इधर होता है, ठीक है ना। और CO3 2 ये है कार्बोनेट अणु, क्या है ये है कार्बोनेट आयन हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? कार्बोनेट आयन, ठीक है। कॉपी करो, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? एक नया टॉपिक, और इस नए टॉपिक का हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आबंध प्राचल बॉन्ड पैरामीटर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है। तो बॉन्ड पैरामीटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें जानना चाहिए। जैसे कि आबंध कोण क्या होता है, आबंध लंबाई क्या होता है, ठीक है ना, आबंध एंथैल्पी क्या होता है, ये सारे आबंध है ना, सर क्या है? प्रचालन, ठीक है ना। द्विध्रुव क्या होता है ना, आबंध कोटि क्या होती है, अनुनाद क्या होता है, ठीक है ना, आबंध ध्रुवणता क्या होता है ये सब हम लोग इसमें सीखेंगे अब, ठीक है। धीरे धीरे बारी बारी से सब चीज, द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इस सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलो हो गया, आगे बढ़ जाए। तो लिखो हेडिंग आबंध प्राचाल, आबंध प्राचल, हिंदी में कहते हैं, एनसीईआरटी का टॉपिक है ये, ठीक है ना। हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही चल रहे हैं, ठीक है ना। बॉन्ड पैरामीटर्स बोलते हैं इसको हम लोग अंग्रेजी में, बॉन्ड पैरामीटर्स। तो सबसे पहले क्या आता है? आबंध लंबाई, क्या आता है? आबंध लंबाई, देखो तो आबंध लंबाई लिखो सबसे पहले आप लोग, आबंध लंबाई हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है ना, हमें समझना डिटेल में। बॉन्ड लेंथ भाई नाभिक से लेकर के, भाई देखो बॉन्ड बना है तो परमाणु होंगे उसमें, 2 या 2 से ज्यादा होंगे, तो एक परमाणु के नाभिक से दूसरे परमाणु के नाभिक तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? आबंध की लंबाई, क्या बोलते हैं? आबंध की लंबाई। जैसा कि मैंने तुमको तीसरे चैप्टर में जब पढ़ाया था आबंध परमाणु त्रिज्या, तो वहां पे आपको मैंने जो एक परमाणु था उसके नाभिक और दूसरे परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्या था? वो था परमाणु त्रिज्या। अब दोनों के आबंध की कुल दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? आबंध की लंबाई, ठीक है ना, आबंध की लंबाई। तो हम लोग यहां पर वही लिखेंगे इसमें परिभाषा कि आबंध द्वारा, आबंधों द्वारा कौन से रासायनिक
रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े, या लिखो संयोजित, 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 ठीक है। अब संयोजित परमाणुओं, परमाणुओं, परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी, परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी संयोजित परमाणुओं के नाभिकों के बीच, संयोजित परमाणुओं के नाभिकों, नाभिकों के बीच, भाई दो नाभिक है ना, तो नाभिक के बीच क्या होता है, साम्य अवस्था दूरी। कौन सी? साम्य अवस्था, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था दूरी को आबंध लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? आबंध लंबाई कहते हैं। ठीक है भाई, आबंध लंबाई कहते हैं, आबंध लंबाई कहते हैं, आबंध लंबाई कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास एक परमाणु, देखो ये है, एक परमाणु ये है, ठीक, ये दो हमारे पास क्या है, परमाणु है। तो एक की नाभिक कहां, देखो एक की नाभिक ये है और एक की नाभिक ये है। अगर ये परमाणु ए का नाभिक है और ये बी का नाभिक है, तो इनके बीच की दूरी का, इनके बीच की दूरी को, ये रहा, इनके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? आबंध लंबाई। क्या है ये? आबंध लंबाई। ठीक है ना। ये पूरा यहां से यहां तक हम इसे बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं बताओ? बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना। लिख दिया? लिखो आबंध लंबाई, आबंध लंबाई कैसे निकालते हैं भाई? कैसे निकालते हैं बताओ? हाँ, स्पेक्ट्रमी। क्या बोला मैंने? स्पेक्ट्रमी, स्पेक्ट्रमी किरण, एक्स किरण विवर्तन, विवर्तन साथ में किसके? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विवर्तन द्वारा ज्ञात की जाती है, द्वारा ज्ञात की जाती है। क्या कह रहे हैं हम भाई? आबंध को किसी कोई भी अणु है, अब अणु के अंदर हमें परमाणु दिखाई पड़ता नहीं, अब वो जुड़े हुए हैं बॉन्ड से, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक आबंध से वो कैसे जुड़े हुए हैं, तो दिखते तो खुद ही नहीं, तो हमें बॉन्ड कैसे दिखाई देगा? तो उसको ना एक हमारे पास टेक्निक है स्पेक्ट्रमी, स्पेक्ट्रमी टेक्निक के माध्यम से एक्स किरण विवर्तन। ये विवर्तन क्या होता है ना, ये आप आगे सीखोगे फिजिक्स में 12th में। ठीक है ना। विवर्तन एक टेक्निक है, डिफ्रैक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विवर्तन, यहां से भी आप समझोगे। तो इस टेक्निक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात किया जाते हैं। और ये वैज्ञानिक लोग ज्ञात करते हैं, फिक्स होता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। ठीक है ना। उसकी हेल्प से हम लोग इसको करते हैं कैलकुलेट। ठीक है। तो आबंध की लंबाई हमें पता होनी चाहिए। ये इतनी छोटी होती है ना कि हम इसको पिकोमीटर में लिखते हैं। कहां लिखते हैं बताओ? पिकोमीटर में ना। लिखो
हो गया। लिखो, आबंध की लंबाई को आबंध की लंबाई आबंध की लंबाई को पिकोमीटर, है ना, पीएम, पिकोमीटर ऐसे लिख लो, पिको मीटर, पिकोमीटर में मापी जाती है, पिकोमीटर में मापी जाती है, मापी जाती है। पिकोमीटर में हम लोग मापते हैं किसको? आबंध लंबाई को। देखो, तो इसी में आप लोग सभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना। आपको मैंने सेकंड जो है चैप्टर उसमें समझाया था कि एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटी इकाई है, बहुत छोटी इकाई है ये। अब देखो, आबंध, सुनो ध्यान से, आबंध जो होता है, सिंगल आबंध जो होता है लंबा होगा, द्वि आबंध जो होगा छोटा होगा, और अगर तीन आबंध होगा तो ये और छोटे होंगे, ठीक है ना। आबंध की लंबाई सबसे बड़ी, सबसे छोटी, तो आबंध की लंबाई आपको ध्यान रखना है। आबंध की लंबाई कैसे छोटी बड़ी होती है ना, ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है, ये कौन है? एकल आबंध, एकल आबंध। ये है द्वि आबंध, और ये है त्रि आबंध, त्रि आबंध। ये त्रि आबंध है, ये तीन बॉन्ड बना रहा है, ये दो बॉन्ड बना रहा है, और यहां पर ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो हमें ऐसे पता चलता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो लंबी ऐसी होगी, ठीक है ना। डबल बॉन्ड है तो थोड़ी छोटी होगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे बड़ी छोटी होगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी करो, लिख दिया। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, कार्बन कार्बन, एग्जाम्पल लिखे ना, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो ये होता कितना है? ये होता है 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन का पिच अगर सिंगल बॉन्ड है, तो उस बंध की लंबाई जो मापी गई वो कितनी होगी? ये होगी 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इसकी लंबाई नापी गई 133 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी लंबाई नापी गई कितनी? 120 पिकोमीटर। देखो लंबाई घटती गई अगर बंध की संख्या बढ़ती गई, सिंगल बॉन्ड है तो 154 पिकोमीटर ज्यादा बड़ी है, डबल बॉन्ड है तो 133 पिकोमीटर छोटी हो गई, और छोटी हो गई, है कि नहीं। ऐसे आबंध की लंबाई बढ़ने से क्या हो रहा है? हाँ, घट रही है, आबंध की लंबाई घट रही है संख्या बढ़ने से, ठीक है ना। इसके बाद आता है आबंध कोण। करो कॉपी, है ना, फिर हम पढ़ते हैं भी आबंध कोण क्या होता है। चलो देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक, आबंध कोण क्या होता है? दूसरा है ना, पहला हमारा तो कौन, पहला हमारा था आबंध लंबाई, दूसरा है आबंध कोण। लिखो आबंध कोण। अच्छा दूसरा है ना, लिखो आबंध कोण को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। क्या होता है बॉन्ड एंगल, इसकी बात करेंगे, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होता है? आबंध कोण, आबंध कोण यानी कि बॉन्ड एंगल होता क्या है? तो देखो, देखो भाई, अणु होता है, अणु में कौन होते हैं? अणु के अंदर एक परमाणु बिल्कुल बीच में होता है। भाई हमारे पास अभी कौन था? कार्बोनेट था, मान लो कौन था?
H2CO3 होता है, मान लो ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है ये? तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये। तो ये कार्बन बीच में होगा, एक डबल बॉन्ड से होगा, है ना, और दो ऐसे अटैच होते हैं, ये होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके बीच में कोण बना है, क्या बना है? इस कोण को नापते हैं, ये कोण आपको नापते हैं, इस कोण को नापते हैं। तो इसमें बीच में कौन है बताओ? बीच में सी है, जो कम संख्या में होता है सबसे, जैसे यहां पर सी है, यहां पर कौन है? इसमें देखो सी है, तो सी क्या है? सी हमारा है केंद्रीय परमाणु। कौन है ये? केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु। जब केंद्रीय परमाणु है तो केंद्रीय परमाणु में कक्षक होते हैं, और जो इसके आसपास परमाणु है उसमें भी कक्षक होते हैं। तो जो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है उस कक्षक के चारों तरफ बॉन्ड बनता है, सॉरी एंगल बनता है, ठीक है ना। तो लिखो, किसी अणु में, किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित कौन उपस्थित है इसमें? आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को, उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने वाले कक्षकों या ऑर्बिटल कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण लिखो, धारण करने वाले कक्षकों या ऑर्बिटलों के मध्य बना कोण आबंध कोण कहलाता है। आबंध कोण कहलाता है, समझे? आबंध कोण कहलाता है। तो आबंध कोण क्या? देखो, ये परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके कक्षक, और यहां पर कौन है? ये ऑक्सीजन दूसरा वाला, उसके कक्षक के बीच में क्या होंगे? कक्षक यानी कि ऑर्बिटल, उनके बीच में कोण बनेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आबंध कोण। ठीक है भाई, इसे हम लोग डिग्री, मिनट, सेकंड तक नापते हैं, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से। लिख लिया? तो इसको हम लोग किसमें? डिग्री में लिखो। आबंध कोण को डिग्री में, आबंध कोण को डिग्री में मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है, डिग्री में मापते हैं इसको हम लोग। आबंध कोण को डिग्री में मापते हैं, आबंध कोण को डिग्री में मापा जाता है। इसको हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं भाई? आबंध कोण को भी ज्ञात करते हैं स्पेक्ट्रमी द्वारा, ठीक है ना, विवर्तन। लिखो, आबंध कोण को स्पेक्ट्रमी विवर्तन द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक। स्पेक्ट्रम में विवर्तन, जैसे ना इलेक्ट्रॉन विवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक,
एक्स रे डिफ्रैक्शन, उससे है ना हम लोग करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। इसे हमें क्या मिलता है देखने को, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से हम लोग नापते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है क्या, कि अगर आपको ये जानना है कि किसी अणु की ज्यामिति कैसे होगी, आकृति कैसे होगी, आकार, तो वो आपको कोण हमें जानकारी देगा। आबंध कोण, आबंध कोण अणु की आकृति और ज्यामिति की जानकारी देता है, की जानकारी देता है, जानकारी देता है, ठीक है। ये हमें जानकारी देगा कि कितना डिग्री का कोण है, तो आकार कैसा होगा, आकृति कैसे होगी, है ना। एग्जाम्पल लिखो, देखो हमारे पास वाटर है, क्या है, एग्जाम्पल तो वाटर मॉलिक्यूल है, जल के अणु। तो जल में ना ऑक्सीजन ऐसे रहता है, H ऐसे और H ऐसे, इसके बीच में कोण कितने, इसके बीच में कोण कितने का है, इसके बीच में देखो जो कोण है वो 104.5 डिग्री का है, ठीक है। ये आपको याद रखना नहीं है, ये कोण टोटल कितना है, 104.5 डिग्री का है, ठीक है ना। तो ये कोण देखो हमें आकृति आकार की जानकारी देगा, समझे आप लोग। इसके बाद आता है आबंध ऊर्जा, क्या आता है, आबंध ऊर्जा, समझ गया, बढ़ जाएंगे। चलो अगला लिखो, तीसरा आबंध ऊर्जा, आबंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी सीखना है, बॉन्ड एनर्जी होता क्या है सीखना है। आबंध ऊर्जा, आबंध ऊर्जा की अगर बात करें तो क्या होता है, गैसीय अवस्था में अगर कोई अणु है तो उसके दो परमाणु के बीच जो बंध है ना, उसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे हम लोग कहेंगे क्या, आबंध ऊर्जा, ठीक है ना। देखो गैसीय स्थिति में, गैसीय स्थिति में दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य एक मोल आबंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को, तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को, आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं, आबंध ऊर्जा कहते हैं। आबंध ऊर्जा कौन होता है, होता क्या है भाई, कोई लकड़ी, मान लो ये लकड़ी है, अगर मैं तुमसे कहूं इसको तोड़ो, कि तुम उसको नहीं तोड़ दोगे, भाई तोड़ने में शक्ति लगेगी ना, वो शक्ति ही तो ऊर्जा हो गया, है कि नहीं। तो एक लकड़ी नहीं तोड़ना है, एक मोल लकड़ी तोड़ना है, एक मोल के लिए परिभाषित है, कितने, एक मोल, ठीक है ना। एक मोल के लिए क्या होता है, ये परिभाषित होता है। चलो आगे लिखो, इसमें किलो जूल प्रति मोल, आबंध ऊर्जा, इसे आबंध एंथैल्पी भी कहते हैं, लिखो इसे आबंध एंथैल्पी,
आबंद एंथैल्पी भी कहते हैं, आबंद एंथैल्पी भी कहते हैं ना, आबंद एंथैल्पी भी कह लेते हैं, कह लो, आबंद एंथैल्पी भी कहते हैं। इसकी एसआई मात्रक, एसआई मात्रक किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल है, किलो जूल प्रति मोल है। किलो जूल में नापते हैं इसको हम लोग क्या नापते हैं, किलो जूल प्रति मोल में, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो फटाफट से ना, समझते जाओ एग्जाम्पल के हेल्प से। देखो एग्जाम्पल लिखो, अगर हाइड्रोजन का बंध तोड़ना है, भाई H2 होता है, H2 कौन होता है, H2 के अंदर दो हाइड्रोजन है, तो दोनों सिंगल आबंध से कैसे होते हैं, जुड़े रहते हैं। अगर मुझे इसको तोड़ना है तो कितना ऊर्जा देना पड़ेगा, इस एक मोल बंध को तोड़ने के लिए कितना ऊर्जा देना पड़ेगा, 435.85 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है ना, इतना हमें इसको ऊर्जा देना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखो तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये भी गैसीय अवस्था में, किसमें ये, इसको ऊर्जा दिया तो H अलग हो गया और ये H हमारा अलग हो गया, ठीक है ना। हमसे बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, एटोमाइजेशन, एटॉमिक रूप में आ गया ये, तो डेल्टा AH, बेटा ये लिखा है एंथैल्पी, मात्र SI मात्र किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। इसका होता है 435.8, 435.8 किलो जूल प्रति मोल। देखो हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो H2 के बीच में होता है, उस बंध को तोड़ने के लिए एक मोल बंध की बात हो रही है, एक बंध की बात नहीं हो रही है, एक मोल बंध की बात हो रही है। तो एक मोल आबंध को तोड़ने के लिए मुझे, एक मोल आबंध को तोड़ने के लिए मुझे 435.8 किलो जूल ऊर्जा अप्लाई करना पड़ेगा, तब क्या होगा, वो ब्रेक होगा। आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। भाई पहले आप एक बंध तोड़ रहे हो तो कम देनी पड़ेगी ऊर्जा, जब आप दो बंध को तोड़ोगे तो आपको दो बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। एक मिनट, खत्म हो गई बैटरी। तो ऑक्सीजन के बंध को, ये ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, इसको तोड़ोगे तो ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में जाएगा, तो कितनी ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी, देखो डेल्टा AH, इसका मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, परमाणु को रूप में लाने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ी, उसको ए से दिखाते, ठीक है ना। कहां से दिखाते, ए से। ये होता है 498 किलो जूल प्रति मोल इसकी एनर्जी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन बंध को तोड़ने के लिए। और अगर आप नाइट्रोजन को तोड़ना चाहते हो, नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है N2, तो इसके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, क्या होता है, ये होता है 3 बंध है इसमें। तो बताओ, 2 को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी सिंगल की तुलना में, और 3 को तोड़ने के लिए तो डबल की तुलना में और ज्यादा लगेगा एनर्जी। तो अगर आप इसके बंध को तोड़ना चाहते हो तो आपको ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि कितना, लगभग डेल्टा AH 946 किलो जूल प्रति मोल, 946 किलो जूल प्रति मोल आपको एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें 946 किलो जूल प्रति मोल आबंध को तोड़ने के लिए, ठीक है भाई। तो ये तो तब हुआ जब बहु परमाणु नहीं है। अगर कोई अणु ऐसा हो जो बहु परमाणु हो, क्या हो, बहु परमाणु, बहु मतलब जिसमें 2 प्रकार से ज्यादा के अणु रहते हैं,
ठीक है ना। आ जाओ देखो, बहु अणु में लिखो, पॉइंट लिखो इसमें, बहु परमाणुक अणु में आबंध एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी इन, बॉन्ड एनर्जी इन मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमें क्या देखना है, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, कॉपी करो फटाफट से, है ना, हेडिंग लगाओ इसमें, हेडिंग। देखो बहु अणु की बात करते हैं, बहु अणु का मतलब जैसे जल हो गया, कौन हो गया, जल, H2O। इसमें देखो दो प्रकार के कौन है, परमाणु है। उसमें क्या था ऊपर, O2, N2, H2, वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से देखो उधर, अब इसके अंदर OH भी है ना। हम देखें H2O अगर गैस की अवस्था में है, हमें बंध तोड़ना है, तो पहले H अलग होगा, H अलग होगा, और फिर OH अलग होगा। कौन अलग होगा, OH अलग होगा। तो इसको तोड़ने के लिए डेल्टा AH, वो हमें 500 कितना, 502 किलो जूल पर मोल चाहिए। कितना चाहिए, 502 किलो जूल प्रति मोल हमें चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है ना। अब ये टूट गया, ये तो H अलग हो गया ना, इसको तोड़ना है OH को, OH में से H और O हमें अलग करना है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा, लेकिन इसकी तुलना में कम लगेगा, यह आप ध्यान रखना। ठीक है ना, 427 ही लगेगा मात्र। तो H और ये O अलग अलग हो जाएगा, गैसीय अवस्था, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था, है ना। तो डेल्टा AH जो इसमें लगता है वो कितना लगता है, 427 किलो जूल प्रति मोल, 427 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी इसमें मात्र लगता है। पहले में क्या 502 चाहिए, पहले आबंध को तोड़ने के लिए 502 किलो जूल प्रति मोल हमें चाहिए, ज्यादा चाहिए, और दूसरी बार तोड़ने के लिए हमको कम चाहिए, यानी यहां पर परिवर्तित हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि पॉली एटॉमिक, बहु परमाणुक अणु में आबंध ऊर्जा निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा कठिन यानी कि जटिल होता है। ठीक है ना। तो हम लोग औसत निकालते हैं, क्या निकालते हैं बताओ, औसत आबंध ऊर्जा। ठीक है ना, लिखो, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, हम ये देख रहे हैं कि रासायनिक परिस्थिति के कारण, रासायनिक परिस्थिति के कारण, रासायनिक परिस्थिति के कारण आबंध ऊर्जा भी परिवर्तित हो रहा है ना। आबंध ऊर्जा परिवर्तित होती, क्या होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, परिवर्तित, है ना। आबंध ऊर्जा परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या है, इनकी भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न क्या होती है इसके अंदर, आबंध ऊर्जा। तो ऐसी स्थिति के लिए हम लोग क्या निकालते हैं बताओ, औसत। लिखो, अब हम इसमें लिखेंगे बहु परमाणुक अणुओं में तो एक ही
परमाणु में भिन्न भिन्न आबंध ऊर्जा होने के कारण औसत अथवा माध्य आबंध ऊर्जा परिकलित किया जाता है, ठीक है ना, परिकलित किया जाता है, ठीक है ना। आबंध तो औसत आबंध एंथैल्पी कह लो या ऊर्जा, ठीक है, बात देखिए। तो देखो, तो यहां पर क्या होगा, जल के लिए फॉर एग्जांपल जल के लिए जल का औसत आबंध एंथैल्पी क्या होगा, ऊपर आया कितना 502, फिर आया 427, इसको जोड़ोगे 2 से भाग कर दो तो बताओ कितना आएगा। इसको जोड़ के 2 से भाग करते ही जो निकल के आएगा वो आएगा 464.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल। करो कॉपी, ठीक है ना। 464.2 या 5 ना, 5 आएगा ना, एग्जैक्ट डिवाइड करोगे ना 5 आएगा, किलो जूल पर मोल निकल के आएगा, ठीक है। यहां हमने आज खत्म किया है आबंध एंथैल्पी या आबंध ऊर्जा, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग समझेंगे इससे आगे के टॉपिक, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ठीक है।